आज की वीडियो में जो कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो सत्यजीत रे द्वारा लिखी कहानी द एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा में से एक कहानी है, डेंजर इन दार्जिलिंग। ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है और पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तो सुनते हैं ये कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब फेलुदा अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने कज़न के पास दार्जिलिंग जाते हैं। फेलुदा का कज़न जो लगभग 13.5 साल का है, उसे भी आगे चल के डिटेक्टिव बनना है। उसका दिमाग भी बिल्कुल जासूसों की तरह चलता है। वह फेलुदा को बताता है कि उनके घर के पास में एक मॉल है, जहाँ पर एक नेपाल क्यूरियो शॉप नाम की एक दुकान है जो एंटीक सामान बेचती है। ये लड़का भी अक्सर उस दुकान के बाहर मॉल में शाम को कॉफ़ी पीने जाता है। तो वहाँ पर ये देखता है कि एक बुज़ुर्ग आदमी है जिनका नाम राजेंद्र बाबू है। वो अक्सर उस दुकान पे आते हैं। उनके साथ ही उनके एक दोस्त भी हैं जो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने के लिए शायद दार्जिलिंग में आए हुए हैं। उनका नाम टिंकुड़ी बाबू है। वो भी उनके साथ वहाँ पर आते हैं। तो ये लड़का कहता है कि एक दिन राजेंद्र बाबू जब आए टिंकुड़ी बाबू से मिलने तो वो बड़े घबराए हुए थे और उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। लेकिन इस लड़के को उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब राजेंद्र बाबू ने वो चिट्ठी टिंकुड़ी बाबू को दी और टिंकुड़ी बाबू उसे पढ़ के आश्चर्य से भर गए और उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी तो बहुत खतरनाक चिट्ठी है, तब इस लड़के का ध्यान उन लोग की बातों पे गया। किसी ने राजेंद्र बाबू को नीले रंग के एनवलप में एक चिट्ठी भेजी थी, जिसको पढ़ के राजेंद्र बाबू की हालत ख़राब थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और टिंकुड़ी बाबू भी जो थे वो बहुत परेशान हो गए थे ये चिट्ठी पढ़ के। तो ये लड़का उसके बाद रोज़ उस मॉल में जाता है, लेकिन राजेंद्र बाबू अब उस मॉल में उस क्यूरियोसिटी शॉप में नहीं आते हैं। तो ये फेलुदा को ये बात बताता है और कहता है कि उसे बहुत चिंता हो रही है कि राजेंद्र बाबू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। किसी ने उन्हें ज़रूर धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी। उसने छुप के राजेंद्र बाबू का घर भी देख रखा है। वह फेलुदा के साथ उनके घर जाता है। राजेंद्र बाबू काफ़ी अमीर आदमी है, दार्जिलिंग में रहते हैं। उनका घर भी काफ़ी बड़ा है। वो अपने घर में एक कमरा रेंट पे भी देते हैं अगर कोई पेइंग गेस्ट कर चाहे रहना तो जो टिंकुड़ी बाबू हैं ये वहाँ पर पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं और ये लगभग राजेंद्र बाबू के हम उम्र ही हैं। फेलुदा जब वहाँ जाता है तो देखता है कि उनके पूरे ड्राइंग रूम में, राजेंद्र बाबू के पूरे ड्राइंग रूम में एक से एक एंटीक सामान रखे हैं। और वहाँ सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ थी वो बुद्ध भगवान की कई पेंटिंग्स थी, मूर्तियाँ थीं और कई ऐसे मास्क थे जिनको फेलुदा होरेंडस कहता है। होरेंडस कोई वर्ड नहीं होता, उन्होंने खुद से ही हॉरिबल और ट्रेमेंडस को मिला के एक शब्द बनाया है। इसको आप कह सकते हैं कि वो मास्क काफ़ी डरावने थे। अगर रात में कोई ऐसा मास्क लगा किसी को डरा दे तो उसकी हालत ख़राब हो जाए। तो इस तरह के मास्क भी काफ़ी राजेंद्र बाबू के यहाँ रखे हुए थे। तब तक राजेंद्र बाबू टिंकुड़ी बाबू के साथ बाहर ड्राइंग रूम में आते हैं। तो फेलुदा उन्हें बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और वो राजेंद्र बाबू की मदद करना चाहता है। वो चिट्ठी देखना चाहता है, वो धमकी भरी चिट्ठी जो किसी ने पोस्ट से राजेंद्र बाबू को भेजी है। राजेंद्र बाबू ने वह चिट्ठी बड़ी संभाल के अपने पास रखी थी और वह फेलुदा को वो चिट्ठी दिखाते हैं। वो चिट्ठी किसी की हैंडराइटिंग में नहीं होती, बल्कि अल्फ़ाबेट्स को काट के पेस्ट करके एक सेंटेंस बनाया गया होता है। वो सेंटेंस होता है, बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर योर सिंस, मतलब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। फेलुदा जब ये चिट्ठी देखते हैं तो वो कहते हैं कि राजेंद्र बाबू को इस चिट्ठी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और वो उनसे पूछते हैं कि उनके घर में और कौन कौन रहता है और कौन कौन उनसे मिलने आता है। राजेंद्र बाबू बताते हैं कि उनके घर में उनका एक नेपाली नौकर रहता है जो सालों से उनकी सेवा कर रहा है। आजकल टिंकुड़ी बाबू भी उनके यहाँ एक कमरा लेके रह रहे हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर फोनी मित्रा। वो भी इनके दोस्त जैसे ही हैं। अगर इन्हें हल्की सी सर्दी जुकाम या कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर मित्रा उन्हें देखने आते हैं और उन्हें दवाइयाँ दे देते हैं। वो कोई बहुत बड़े नामी गिरामी डॉक्टर नहीं है, लेकिन छोटा मोटा इलाज वो कर लेते हैं। इसके अलावा उनके एक और जान पहचान के परिचित हैं जिनका नाम है मिस्टर घोषियाल। मिस्टर घोषियाल को भी पुरानी एंटीक चीज़ों का बहुत शौक़ है और इसीलिए वो अक्सर राजेंद्र बाबू से मिलने आते हैं।
इन लोग के बीच में ये बातें हो ही रही थी, तब तक मिस्टर घोषयाल वहाँ आ ही जाते हैं। मिस्टर घोषयाल को राजेंद्र बाबू को मिली उस चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उनके आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। उनके सामने उस चिट्ठी का जिक्र कोई नहीं करता। मिस्टर घोषयाल आते ही राजेंद्र बाबू से एक तिब्बतन बेल के बारे में पूछते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी बेल थी जो काफ़ी महंगी भी हो सकती थी और वो राजेंद्र बाबू के पास थी, उन्होंने कहीं से खरीदी थी। ये जो बेल थी वो चांदी की थी, इसके हैंडल पे काफ़ी सुंदर पत्थर लगे थे और कहते हैं कि ये बेल इसीलिए इतनी ज़्यादा महंगी थी या नामी थी या इतनी रेयर थी क्योंकि वो दलाई लामा के घर की बेल थी। ये जो मिस्टर घोषयाल हैं वो राजेंद्र बाबू से वो बेल खरीदना चाहते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू को वो बेल बड़ी प्यारी है। वो मिस्टर घोषयाल को किसी भी कीमत पे वो बेल नहीं बेचना चाहते। मिस्टर घोषयाल वहाँ से चले जाते हैं और फेलुदा फिर से राजेंद्र बाबू से कहता है कि उन्हें 2-4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक वो इस चिट्ठी की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व ना कर ले, क्योंकि हो सकता है उनके जान को खतरा भी हो। फेलुदा जब बात करके वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि राजेंद्र बाबू के घर में एक फायर प्लेस है, वहाँ पर 3 फ़ोटो फ्रेम रखे हैं। फेलुदा बड़े ध्यान से वो फ़ोटो फ्रेम्स देखने लगता है। पहले फ़ोटो फ्रेम में एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी होती हैं। राजेंद्र बाबू बताते हैं कि ये उनकी पत्नी है। शादी के सिर्फ 5 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक और दूसरा फ़ोटो फ्रेम था जिसमें एक बहुत ही हैंडसम आदमी था। वो लगभग फेलुदा की उम्र का ही था, लगभग 27 साल का। तो फेलुदा उनसे पूछता है कि ये कौन है? राजन बाबू हंसने लगते हैं और बताते हैं कि ये उन्हीं की यंग एज की फ़ोटो है। यंग एज में वो बहुत ही स्मार्ट थे, हैंडसम थे और बड़े शरारती भी थे। वो बचपन में एक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे जब उनके पिता जो थे एक मजिस्ट्रेट थे और वो बहुत शैतानियाँ करते थे। वो शैतानियों के बारे में बताते हैं कि एक बार उनके स्कूल में एक रेस थी, इंटर स्कूल रेस थी। तब उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको टंगड़ी फंसा के गिरा दिया था और इस तरह से उन्होंने वो रेस जीत ली थी। और इस बात को याद करके वो बहुत हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो बचपन में इतने शरारती थे कि उनके पापा को अक्सर स्कूल बुला के उनकी शिकायत की जाती थी। तब तक मैं वो तीसरा फ़ोटो फ्रेम जो वहाँ रखा था वो देखने लगते हैं फेलुदा। उस फ़ोटो फ्रेम के बारे में बताते हुए राजन बाबू बड़े गंभीर हो जाते हैं और बताते हैं कि ये उनके इकलौते बेटे की फ़ोटो है जो लगभग 16 वर्ष पहले ही उनको छोड़कर जा चुका है। उसका नाम था प्रबीर मजूमदार। वो उनके साथ नहीं रहता। अब जो राजन बाबू हैं बिल्कुल अकेले रहते हैं। तिंकुड़ी बाबू जो हैं वो फेलुदा से कहते हैं कि जो चिट्ठी उसने अभी पढ़ी, क्या उसने एक बात ध्यान दी कि जो भी अल्फ़ाबेट्स काट के लगाए गए हैं वो कैंची से नहीं काटे गए बल्कि एक ब्लेड से काटे गए हैं। और वो कुछ तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं किसी न्यूज़पेपर से काटे गए हैं और कुछ मैगज़ीन से, और उसे एक ख़ास तरह की ग्लू जिसका नाम ग्रिपिक्स ग्लू है उससे चिपकाया गया है। फेलुदा जब टिंकुड़ी बाबू की बातें सुनता है तो उनसे बड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है। टिंकुड़ी बाबू का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। टिंकुड़ी बाबू की वो तारीफ़ करता है और टिंकुड़ी बाबू फेलुदा की तारीफ़ करते हैं कि वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसका भी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद फेलुदा और उसका कज़न इनके घर से निकलकर अपने रास्ते जाने लगता है। तभी रास्ते में सड़क पर उसे एक आदमी दिखता है। कुछ सेकंड के लिए फेलुदा उसका चेहरा बड़े ध्यान से देखता है। उसे वो आदमी कुछ तो जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने इसको कहाँ देखा था। और बस कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। उसका कज़न पूछता भी है फेलुदा से कि आप इतने ध्यान से उस आदमी को क्यों देख रहे थे। तो फेलुदा उन्हें बताता है कि अभी वो उसे कुछ नहीं बता सकता। वो याद कर रहा है कि आखिर उसने इस आदमी को कहाँ देखा था। अगले दिन सुबह सुबह ही फेलुदा अकेले बिना अपने कज़न को लिए डॉक्टर फोनी मित्रा के यहाँ चले जाते हैं। जब वो वहाँ से आते हैं तो उनके हाथों में दवाइयों का एक पर्चा होता है। वो कहते हैं कि वो डॉक्टर फोनी मित्रा के क्लिनिक गए थे। डॉक्टर फोनी मित्रा बहुत ही छोटे से डॉक्टर हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ना ही उनकी क्लिनिक बहुत अच्छी मेंटेन्ड है और वो कोई बहुत अच्छे डॉक्टर भी नहीं हैं। क्योंकि फेलुदा की जो तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसने कहा कि उसे सर्दी जुकाम हल्का बुखार है। उन्होंने बिना ठीक से उसकी जांच किए उसे दवाइयाँ भी लिख के दे दी। इसीलिए शायद वो जो धमकी भरी चिट्ठी है वो उन्होंने ही राजन बाबू को लिखी हो। क्योंकि जब ऐसी कोई धमकी भरी चिट्ठी आदमी पढ़ता है तो टेंशन में आ जाता है और टेंशन से वो बीमार पड़ जाता है।
तब वो डॉक्टर मित्रा को बार बार अपने घर बुलाएगा और उन्हें फीस देगा। इस तरह से डॉक्टर मित्रा की क्लिनिक आराम से चलती रहेगी। लेकिन वो पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि वो चिट्ठी डॉक्टर मित्रा ने ही लिखी थी। उसके बाद फेलुदा अपने कज़न के संग टहलते हुए उस एंशियंट जो नेपाल वाली शॉप थी जहाँ पर वो पुराने सामान मिलते थे, वहाँ जाता है। फेलुदा दुकान वाले से कहता है कि उसे एक ठंका चाहिए। उसका कज़न नहीं जानता कि ठंका क्या चीज़ होती है। तब तक में वो जो शॉपकीपर था, वो एक बड़ा सुंदर सा सिल्क का कपड़ा लेके आता है जो काफ़ी पुराना लग रहा था। और जब वो उसे खोलता है तो उसमें बुद्ध भगवान की बहुत सुंदर सी एक तस्वीर बनी थी। फेलुदा उस कपड़े को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता है और शॉपकीपर से कहता है कि ये थंका तो सिर्फ 70 साल पुराना ही है, उसे तो और पुराना भी एक सामान चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि आज शाम को लगभग 300 वर्ष पुराना थंका आने वाला है और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सामान आने वाले हैं, तो वो शाम को आके उसकी शॉप को विज़िट कर सकता है। कज़न जो होता है फेलुदा का, वो ध्यान देता है कि ऐसे तो कई थंका जैसा उसने खरीदा है, वो उनके राजन बाबू के घर पे पहले से ही मौजूद थे। फिर फेलुदा है वहाँ से एक मास्क खरीदता है, वैसा ही हॉरेंडस मास्क, हॉरिबल एंड ट्रेमेंडस, जैसा उसने राजन बाबू के घर में देखा था। बहुत ही डरावना मास्क होता है। नेपाल क्यूरियो शॉप से वो मास्क खरीदता है और एक ब्राउन पेपर के पैकेट में रख के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो अपने कज़न से कहता है कि हो सकता है वो धमकी भरी चिट्ठी लिखने के पीछे घोषियाल बाबू का हाथ हो, क्योंकि घोषियाल बाबू जो हैं वो भी पुराना सामान इकट्ठा करते हैं और हो सकता है वो चाहते हों कि राजन बाबू 2-3 दिन तक इस क्यूरियो शॉप पे आ ही ना पाएँ। और क्यूरियो शॉप पे शाम को ही काफ़ी अच्छा सामान आने वाला है और वो अकेले ही सारे सामान पे हाथ साफ कर दें। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें फिर वही वो आदमी दिखता है जो उस रात उनको दिखा था, जिसको फेलुदा पहचान नहीं पाया था। तब उस आदमी से कहता है कि क्या आप मिस्टर चैटर्जी हैं? वो आदमी कहता है नहीं। कहता है आप सेंट्रल होटल में रुके हैं ना? तो वो आदमी कहता है नहीं, मैं तो होटल माउंट एवरेस्ट पे रुका हुआ हूँ। उसके हाथ में भी नेपाल क्यूरियो शॉप का एक ब्राउन पेपर होता है और वह तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। फेलुदा देखता है कि उस आदमी ने बहुत महंगे फॉरेन के कपड़े पहने थे, शायद वो कहीं बाहर से ही इस देश में दार्जिलिंग में घूमने आया हुआ था। तो उसका कज़न कहता है कि देखो, उसने भी ब्राउन पेपर पकड़ा हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा हम लोग के पास है। शायद इसने भी नेपाल क्यूरियो शॉप से एक वैसा ही डरावना सा मास्क खरीदा है। बातें करते हुए फेलुदा और ये जो कज़न होता है ये जा रहा होता है, तभी इनको टिंकुड़ी बाबू मिल जाते हैं। टिंकुड़ी बाबू कहते हैं कि उसे फेलुदा से कुछ बातें करनी है, तो साथ में बैठ के हॉट चॉकलेट पीते हैं और वो फेलुदा को एक किताब पकड़ाते हैं। फेलुदा उस किताब को बड़े ध्यान से देखने लगता है। वो जिस राइटर की लिखी हुई किताब थी उसका नाम था सीक्रेट एजेंट। टिंकुड़ी बाबू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये उन्हीं की लिखी हुई किताब है। फेलुदा इस बात से बड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो इस राइटर का, सीक्रेट एजेंट जिसका पेन नेम है, बहुत ही इम्प्रेस्ड रहता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। अब वो टिंकुड़ी बाबू की इंटेलिजेंस से और ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो उसके फेवरेट राइटर निकलते हैं। वो टिंकुड़ी बाबू को बताता है कि उसने अभी एक आदमी को देखा जो होटल माउंट एवरेस्ट में रुका है और वो आदमी कोई और नहीं, वो प्रबीर मजूमदार था, राजन बाबू का बेटा। ये बात सुन के टिंकुड़ी बाबू आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनके बेटे को घर छोड़े हुए 16 वर्ष बीत चुके थे। शायद वो जानता भी नहीं था कि उनका उनका पिता जो है राजन बाबू, वो दार्जिलिंग में ही रहता है और शायद राजन बाबू भी ये बात नहीं जानते होंगे कि उनका बेटा दार्जिलिंग घूमने आया हुआ है। वो बताते हैं कि जब प्रबीर मजूमदार छोटा था, लगभग 18-20 साल का था, तब वो गलत संगत में पड़ गया था और जब वो 24 वर्ष का था तब तक वो काफ़ी चोरियां करने लगा था। राजन बाबू ने इसे वह रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा था और घर से निकाल दिया था। राजन बाबू को बहुत दुख हुआ था अपने इस किए पे, क्योंकि उनका सिर्फ इकलौता बेटा था। उन्होंने प्रबीर को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें मालूम पड़ा कि प्रबीर मजूमदार, उनका बेटा, तो अब्रॉड चला गया है अपना बिजनेस करने के लिए। उसने वहाँ पर काफ़ी पैसे भी कमाए हैं। शक के घेरे में प्रबीर मजूमदार भी आ जाता है। हो सकता है वो अपने पिता से किसी चीज़ का बदला लेना चाह रहा हो या फिर उनकी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हो, उनको मार के या उनको डरा के। शायद डर के कारण ही उनकी मृत्यु भी हो सकती है। टिंकुड़ी बाबू फेलुदा से कहते हैं कि क्या वो डॉक्टर मित्रा से मिलने गए थे? तो फेलुदा हंसने लगता है।
तो वो बोलते हैं कि हाँ, जब मैं उनके यहाँ क्लिनिक में गया तो उसे सिगरेट की बट्स वहाँ पड़ी दिखाई दी। सिगरेट उनके जान-पहचान में सिर्फ़ फेलुदा ही पीता था। तो उन्हें इस बात पे शक हुआ कि हो ना हो वही डॉक्टर मित्रा से मिलने गया था। वो बताते हैं फेलुदा कि डॉक्टर मित्रा कोई बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बिना बीमारी के भी उसे दवाई दे दी। तब टिंकुड़ी बाबू फेलुदा को बताते हैं कि जब राजन बाबू नए-नए दार्जिलिंग में रहने आए थे तब वो बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि उनका बेटा उनको छोड़ के जा चुका था, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तब यही जो डॉक्टर मित्रा थे वो उन्हें अपने गुरुजी से मिलाने ले गए, और दोनों के एक ही गुरुजी हैं, क्योंकि उनके क्लिनिक में और राजन बाबू के घर में उन्हीं गुरुजी की किताबें रखी रहती हैं। इसलिए दोनों आपस में बिल्कुल भाई-भाई जैसा रिश्ता है। इसीलिए जो ये डॉक्टर हैं ये बहुत अच्छे डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन इनका भाइयों जैसा रिश्ता है, दोस्तों जैसा रिश्ता है, इसीलिए वो उनको देखने उनके घर पे जाते रहते हैं। फिदा टिंकुड़ी बाबू से कहता है कि उन्हें अब 3 लोगों पे शक है। एक तो वो घोषयाल बाबू जो क्यूरियो शॉप पे जाते रहते हैं, शायद वो सारा सामान अकेले खरीदना चाह रहे हों। एक डॉक्टर फ़ोनी मित्रा जो हो सकता है अपनी क्लिनिक चलाना चाह रहे हों, अपना एक पेशेंट हमेशा के लिए परमानेंट करना चाह रहे हों। और तीसरा उनका बेटा प्रबीर मजुमदार जो शायद अपने पिता की प्रॉपर्टी लेने या उनसे किसी बात का बदला लेने के लिए दार्जिलिंग में आया हुआ है और उन्हें चिट्ठी लिखकर धमका रहा है। टिंकुड़ी बाबू बताते हैं फेलुदा को कि अगले ही दिन उन्हें कलकत्ता वापस जाना है, इसलिए इस केस की जो आगे की तहकीकात है वो फेलुदा को अकेले ही करनी पड़ेगी। चाह कर भी वो अपना जो स्टे है वो बढ़ा नहीं सकते। फेलुदा जब अपने कज़न के साथ घर पहुंचता है तो लगभग शाम ढल चुकी थी। वो बार बार याद कर रहा था कि उस शॉप पे, उस क्यूरियो शॉप पे काफ़ी सामान आया होगा जो उसे देखने का मन था, या उसे ख़रीदने कौन आता है ये उसे देखने का मन था। लेकिन इतनी तेज़ पानी बरसता है या पूरी रात पानी बरसता है कि फेलुदा और उसका कज़न बाहर निकल ही नहीं पाते। अगले दिन सुबह जो ये राजन बाबू थे, इनका जो नेपाली नौकर था, वो भागे भागे फेलुदा के घर आता है और कहता है कि राजन बाबू ने उसे तुरंत बुलाया है। फेलुदा अकेले ही वहाँ चला जाता है। उस दिन राजन बाबू काफ़ी बीमार दिख रहे थे, वो बिस्तर पे थे और डॉक्टर फ़ोनी मित्रा उनका चेकअप कर रहे थे। राजन बाबू बताते हैं कि पिछली रात एक आदमी उन्हें डराने के इरादे से उनके घर में घुस आया था। उसने मास्क पहना हुआ था, बहुत ही डरावना सा, और उनके तकिए के नीचे से वह कुछ निकालना चाह रहा था, लेकिन ये इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि वो आदमी खिड़की से कूद के भाग गया। उस रात इनका जो नेपाली नौकर था वो अपने पिता को देखने के लिए अपने गांव गया हुआ था, इसीलिए राजन बाबू घर में बिल्कुल अकेले थे और वो इस कदर डर चुके थे कि उनकी हालत सच में बहुत ख़राब थी। डॉक्टर फ़ोनी मित्रा उन्हें दवाइयाँ देते हैं जिससे वो आराम से सोने लगते हैं। अब फेलुदा भी उनको लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है और टिंकुड़ी बाबू जो अब कलकत्ता लौटने की तैयारी कर रहे थे वो भी काफ़ी चिंतित होते हैं। वो फेलुदा से बार बार कह रहे थे कि उनकी जाने की इच्छा नहीं हो रही और फेलुदा को उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तब फेलुदा टिंकुड़ी बाबू से कहता है कि वो कोशिश करेगा कि वो उसी पेइंग गेस्ट वाले रूम में रह ले जिसमें टिंकुड़ी बाबू रहते थे, जिससे कि उसे राजन बाबू की देख रेख करने में आसानी होगी। टिंकुड़ी बाबू अपने मुंह में वही चिरूट रख लेते हैं जो वो अक्सर रखते रहते थे, जिसकी महक से ही उनके आने का पता चल जाता था। जब भी वो परेशान होते थे, नर्वस होते थे, तब वो उस ड्रग का इस्तेमाल करते थे। फेलुदा उनको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जाता है। टिंकुड़ी बाबू काफ़ी ज़्यादा जो दार्जिलिंग में पहाड़ों पर शायद चले थे, इसलिए उनके एक पैर में हल्की सी मोच आ गई थी, वो लंगड़ा के चल रहे थे। जाते जाते वो फेलुदा को एक ब्राउन पेपर देते हैं, उसमें कुछ सामान होता है और वो कहते हैं कि वह अगली सुबह राजन बाबू जब सोकर उठे तो उन्हें यह गिफ्ट उनकी तरफ से दे दे। फेलुदा उनसे कहता है टिंकुड़ी बाबू से कि अगर उसने ये केस सॉल्व कर लिया तो वह किस तरह उनको इसकी इन्फॉर्मेशन देगा, वो अपना एड्रेस तो उसे देते जाएं। तो टिंकुड़ी बाबू कहते हैं कि जो किताब उसने दी है फेलुदा को, उसमें उसके पब्लिशर का एड्रेस है, जो भी चिट्ठी वो पब्लिशर को लिखेंगे तो वो टिंकुड़ी बाबू को मिल जाएगी। ये कह के टिंकुड़ी बाबू वापस चले जाते हैं कलकत्ता। फेलुदा अपने कज़न को लेके रात गुजारने के लिए उसी रूम में आ जाता है जिसमें टिंकुड़ी बाबू रुके हुए थे। अब उसका कज़न जो है वो वहाँ पे बहुत डर रहा था, क्योंकि एक रात पहले ही वो डरावना मास्क वाला आदमी उस घर में आया था। काफ़ी अच्छी शाम थी, हल्की ठंड थी, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शाम ढलते ढलते ही उसके कज़न को वहाँ नींद आने लगती है
उसे हल्की सी झपकी आई थी, तभी उसे आहट लगती है कि उसके कमरे में कोई आ गया है। वो थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर उसे कमरे में कौन आया है। मुड़ के देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बाहर खिड़की की तरफ ही देखता रहता है। अब वो महसूस कर सकता था कि जो आदमी उस कमरे में है उसके बिल्कुल बगल में खड़ा है और अपना चेहरा उसके चेहरे के ऊपर धीरे धीरे झुका रहा है। जैसे ही वो चेहरा और झुकाता है, वो लड़का चीख पड़ता है। वो वही डरावना मास्क लगाया हुआ आदमी था। लेकिन तभी एक हाथ आता है और वो मास्क नीचे हो जाता है और जो चेहरा वो देखता है, उसके बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फेलुदा था। फेलुदा ही मास्क लगाकर अपने कज़न को डरा रहा था। फेलुदा का कज़न बिल्कुल चौंक जाता है और फेलुदा से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा मास्क क्यों लगाया है। तब फेलुदा वो मास्क निकाल के अपने कज़न के चेहरे पे लगा देता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ अलग सा लगा ये मास्क लगाकर। तो वो कहता है हाँ, ये मास्क काफ़ी बड़ा है और इसमें से एक अलग सी स्मेल भी आ रही है। तब वो मास्क फेलुदा फिर से अपने हाथ में ले लेता है और कुर्सी पे बैठे कुछ सोचने लगता है। वह अपने कज़न से बताता है कि आज शाम को वह उस डॉक्टर के यहाँ गया था और उसने ये बात पता की कि डॉक्टर उस रात को आखिर कहाँ था, जिस रात को राजन बाबू के घर में वो मास्क लगाया हुआ आदमी आया था। उसने पता लगाया कि वह डॉक्टर एक बहुत अमीर पेशेंट को देखने गया था। फिर फेलुदा उस पेशेंट के घर भी गया और उसने पक्का कंफर्म किया कि हाँ, डॉक्टर मित्रा रात के लगभग 10 बजे से रात के 1:30-2 बजे तक उन्हीं के यहाँ थे। उनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए डॉक्टर मित्रा उन्हें देखने आए थे। फिर फेलुदा बताता है कि वो बेल, जो तिब्बतन बेल है, जो मिस्टर घोषियाल खरीदना चाहते थे किसी भी कीमत पे राजन बाबू से, दरअसल वो बेल फेक है। इसने नेपाल क्यूरियो शॉप से पता किया। उसने बताया कि असली बेल तो उसने किसी और को बेची थी और राजन बाबू ये बात जानते भी हैं कि वो बेल जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वो दलाई लामा के घर की नहीं है, वो एक फ़ेक बेल है। इसलिए शायद मिस्टर घोषियाल भी उस बेल को खरीदने के लिए ऐसा धमकी भरा खत या उसे चोरी की कोशिश में उनके घर नहीं आएंगे। उसने ये भी पता किया कि मिस्टर घोषियाल जो थे वो प्रबीर बाबू के साथ उस रात क्यूरियो शॉप में ही थे। जो प्रबीर मजूमदार है, राजन बाबू का बेटा, वो भी यही काम करता है। वो एंटीक का सामान सस्ते दामों पर नेपाल क्यूरियो शॉप से ख़रीदता है और उसे बहुत बड़े दामों पर फ़ॉरेन में जाके बेचता है। उसका यही बिजनेस है। इसीलिए उस शाम को प्रबीर मजूमदार और मिस्टर घोषियाल भी उस दुकान पे ही थे जिस दुकान पर वो पुराना सामान बिकता है। तब ये कहता है उसका कज़न कि फिर अब शक के घेरे में कौन बचा। जिस जिस पे हम लोग को शक था वो सब तो उस समय बाहर थे या कहीं बिजी थे, तो फिर वो मास्क लगा के आखिर आया कौन। तब फेलुदा उस लड़के से पूछता है कि वो फिर से मास्क को सूंघे और बताए कि उसे मास्क में से कैसी महक आ रही है। तब वो लड़का उस मास्क को फिर से सूंघता है और कहता है इसमें से तो चिरूट जो ड्रग होता है वो महक रहा है, उसकी बहुत तेज गंध आ रही है। तब फेलुदा कहता है टिंकुड़ी बाबू। जी हाँ, वो टिंकुड़ी बाबू थे जिन्होंने वो धमकी भरा खत राजन बाबू को लिखा था और उस रात मास्क लगा के राजन बाबू को डराने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया किस लिए? वो तो एक राइटर थे। तब फिर वो इतनी दूर दार्जिलिंग एक अनजान आदमी को डराने के लिए क्यों आएंगे? फेलुदा को ये बात किसी भी तरह समझ में नहीं आ रही थी। यही सोचते सोचते रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तब एक चिट्ठी वैसे ही ब्लू एनवेलप में फिर से आती है, जैसी वो धमकी भरी चिट्ठी पहले भी राजन बाबू को आई थी। राजन बाबू जब उस चिट्ठी को देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि उन्हें फिर से एक थ्रेटनिंग लेटर आया है। राजन बाबू डरते डरते वो चिट्ठी खोलते हैं। वो चिट्ठी टिंकुड़ी बाबू की थी। वो राजन बाबू को याद दिलाते हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले जब वो लोग टीनेजर थे, 14-15 साल के थे और वो दोनों ही क्लासमेट थे, दोनों उसी मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे। जिस मिशनरी स्कूल की बात राजन बाबू ने हंसते हंसते उस दिन फेलुदा को बताई थी। साथ ही ये भी बताया था किस तरह उन्होंने इंटर क्लास जो रेस थी उसमें अपने फ्रेंड के पैर में टंगड़ी फंसा के उसे गिरा दिया था और वो फर्स्ट आ गए थे। टिंकुड़ी बाबू कहते हैं कि वो लड़का जो उस दिन रेस में फर्स्ट नहीं आ पाया था, जिसके साथ चीटिंग हुई थी, वो टिंकुड़ी बाबू ही थे। टिंकुड़ी बाबू के पैर में ही पैर फंसाकर
राजन बाबू ने उसे गिरा दिया था। वो तो फर्स्ट आ गए, लेकिन इस बात का मलाल टिंकुड़ी बाबू को ज़िंदगी भर रहा। उस दिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वो 3 महीने तक बेड पे रहे थे, जिसकी वजह से उनका साल भी खराब हो गया था और उन्हें 1 साल पीछे पढ़ाई करनी पड़ी थी। इस चीज़ का मलाल उनके मन में हमेशा था। जब वो दार्जिलिंग घूमने आए और वो बाई चांस उस दिन राजन बाबू के घर में रुक गए, उन्होंने जब वो फ़ोटो देखी उनके फायरप्लेस के पास रखे हुए, तब वो समझ गए कि राजन बाबू वही लड़का है। तब उन्होंने उससे बदला लेने की सोची कि किस तरह वो उसे डरा सकते हैं। उन्होंने वही कट करके वो चिट्ठी लिखी और पूरे टाइम उसको डरा डरा के मज़ा लेते रहे। उन्हें राजन बाबू को हार्म करने का कोई भी वो नहीं था इंटेंशन, लेकिन उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया था। राजन बाबू जब ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो वह चेहरा फक सफ़ेद करके फेलुदा को देखते रह जाते हैं और फेलुदा के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी कि किस तरह टिंकुडी बाबू ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और अपना बदला ले लिया। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह मैं कोशिश करूंगी कि एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हों। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।